हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ब्रांच है फिजिक्स का उसके अंदर आता है। तो ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जो इलेक्ट्रिक करंट कहिए या करंट क्या होता है, मूविंग चार्ज होता है, उसके कारण जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ओके, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक जो करंट है वो क्या है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए या मोशन ऑफ चार्ज बोलिए, उसी के कारण इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो उसके कारण जो मैग्नेटिज्म आता है उसका वो ब्रांच है, फिजिक्स का वो ब्रांच है जो हमको किसके बारे में पढ़ाते हैं, मैग्नेटिज्म ड्यू टू मूविंग चार्ज और करंट। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले जो एक है इलेक्ट्रिसिटी और एक है मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेट सबने सुना होगा, चुंबक। तो इन दोनों के बीच में कहाँ से रिलेशन आ गया, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे। तो इन दोनों के जो बीच में रिलेशन था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में, तो सबसे पहले किसने खोज किया था, ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने। ओरस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1820 में क्या सर्च किया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये इसने खोज किया था। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उससे पहले लोग समझते थे दोनों को अलग अलग, ऐसा नहीं कि मैग्नेटिज्म पहली बार खोजा था, मैग्नेट का खोज तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म कैसा रिलेटेड है ये हमारे ओरस्टेड जी ने खोज किया था। तो क्या खोज किया, इसने क्या दिखाया, तो इसने दिखाया कि जब भी एक वायर में, अगर मान लीजिए वायर है, इसमें हम करंट का फ्लो कराते हैं और इसके पास में अगर हम मैग्नेट को लेके जाते हैं, मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, नॉर्थ और साउथ पोल। तो इसने बोला कि जब एक मैग्नेट को ऐसा करके हम लोग इसके पास लेके जाते हैं तो देखा गया कि मैग्नेट में क्या है, डिफ्लेक्शन आ गया। जैसे करंट बह रहा था तो इसमें क्या है, डिफ्लेक्शन आया। ओके, और फिर इसने क्या किया, इसने ना करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। दूसरी बार में करंट उधर जा रहा था पर इसके बाद ऐसा कर दिया करंट, तो देखा कि ये जो डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स हो गया। ओके, तो इधर क्या है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। तो इसने देखा कि जब व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस वायर कहिए या कंडक्टर कहिए इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ नीडल इज ऑल्सो रिवर्स। इसके बाद ये क्या देखा, अब ये डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, ये अपने पोजीशन से हिलेगा। मान लीजिए यहाँ है तो थोड़ा यहाँ आ जाएगा, ओके, थोड़ा अंदर चला गया, ऐसे करके ये देख, अब एक्सिस तो सेम रहेगा ना दोनों केस में। ओके, तो देखा कि जैसे जैसे हम लोग कंडक्टर में करंट बढ़ाते जा रहे हैं, करंट का मान, या जैसे जैसे हम नीडल जो है, हमारा मैग्नेटिक नीडल जो है, उसको जो वायर को है कहिए या कंडक्टर के उसके पास में ला रहे हैं, तो हमारा जो डिफ्लेक्शन था वो क्या हो रहा था, नीडल का बढ़ता जा रहा था और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा था और ज्यादा हिल रहा था। यानी क्या हो गया कि या तो करंट को बढ़ा दीजिए या क्लोज लेके आइए, क्लोज, ब्रिंग क्लोजर द नीडल। इन दोनों को अगर तार के पास में लेके आते थे तो इन दोनों केस में क्या होता था, डिफ्लेक्शन बढ़ता था। और जब इसको रिवर्सल करते थे, जब इसका करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते थे तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाता था। ओके, तो क्या होता है, तो ओरस्टेड ने इससे क्या पता लगाया, तो ओरस्टेड ने ये बोला कि हमारा जो कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रिक करंट जिसमें बह रहा है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर जो कैरी कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, वो क्या शो करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ओरस्टेड डिस्कवर्ड, यानी ओरस्टेड ने खोज किया किस चीज का,
ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट, यानी जो कंडक्टर के अंदर करंट कैरी कर रहा था, जो कंडक्टर उसका चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर रहा था। ओके, तो इसमें अभी हम लोग कुछ पॉइंट लिखेंगे, तो पॉइंट लिखिए। पॉइंट्स क्या क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर मैग्नेट है और मैग्नेट को अगर हम रेस्ट पे रखते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई मैग्नेट रेस्ट पे रखा हुआ है तो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा बात क्या है कि एक चार्ज अगर है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये रेस्ट पे है, एट रेस्ट, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के चैप्टर में देखा था कि जब ये चार्ज रेस्ट पे होता है तो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस ए इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ। अराउंड इट लिख लीजिए आगे, अराउंड इट, यानी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब तीसरा लिखिए कि मान लीजिए एक करंट कैरिंग, और ये भी पूछ लेता है कभी कभी, बोर्ड में पूछ लेते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी ये वो तार है जिसमें करंट बह रहा है, तो इसका हैज ए मैग्नेटिक फील्ड, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड, बट नॉट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉट एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब हुआ? तार में अगर करंट बह रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो होगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चार्ज जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अच्छा एक सेकेंड, ये क्या बोल रहे हैं, जो कंडक्टर है उसके अंदर अगर करंट बह रहा है तो केवल मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगला पॉइंट लिखिए, एक चार्ज है जो मूव कर रहा है, मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड as well as magnetic field around it। क्या मतलब हुआ? अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, कैसे? कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसके पास दोनों होगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। पांचवा बात लिखिए कि ए इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड विदाउट ए चार्ज, यानी अगर हमारे पास चार्ज नहीं है तो किसी भी सूरत में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकते। लेकिन वेयर एज लिखिए, वेयर एज जबकि ए मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट ए चार्ज, मतलब चार्ज नहीं भी है तो भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है विदाउट ए मैग्नेट लिखिए, सॉरी विदाउट ए मैग्नेट लिखिए, यानी मैग्नेट नहीं है तो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है
जैसे कि हमने देखा था कि अगर तार में चार्ज बह रहा है तो वो भी कैसा, जब करंट रहता है तो वो भी अपने चारों तरफ मैग्नेट क्रिएट कर देता है। ओके, तो हमने देखा क्या कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो विदाउट चार्ज के प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड विदाउट चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड विदाउट अ मैग्नेट के ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, फिर क्या होता है कि अगर एक कॉइल है, कॉइल कैसा होता है, ऐसे कॉइल है। ओके, तो अगर एक कॉइल है जो करंट को कैरी कर रहा है तो इसका कोई पोल नहीं होगा, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते वो नहीं होगा। ओके, बट ऐसा कॉइल ना पोलैरिटी शो करता है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि नो पोल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल carrying current but such a coil shows north and south polarity. ओके, इसके आगे क्या है कि अगर कोई एक एक्सेलरेटेड चार्ज है, ओके, एक्सेलरेटेड चार्ज है या ऑसिलेटिंग चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, साथ में ईएम वेव्स भी देगा। और ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखिए ऑल all oscillating or an accelerated charge produces मतलब पैदा करता है EM waves यानी electromagnetic waves, also in addition to यानी साथ साथ में in addition to electric and magnetic fields. Okay, electric and magnetic फील्ड। तो क्या बात हो गया, अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर चार्ज के पास एक्सेलरेशन है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के साथ साथ में ईएम वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। ओके, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक तार है। ओके, इसके अंदर से करंट जा रहा है I। तो हमने क्या किया, हमने मान लीजिए कि इस तार के ऊपर एक बहुत छोटा सा स्मॉल लेंथ हमने लिया है AB। ओके, AB जो है इसका जो लेंथ हमने माना है वो कितना है, DL के बराबर। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो हमने एक थिन कंडक्टर लिया, थिन कंडक्टर, ये था हमारा थिन कंडक्टर जिसमें करंट I बह रहा था। ओके, और इसका एक वेरी स्मॉल लेंथ AB लिया जिसका कितना है DL। ओके, अब क्या होगा, करंट एलिमेंट जो हम बोलेंगे किसको बोलते हैं, करंट एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो करंट एलिमेंट ये वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड रहेगा, एक डायरेक्शन रहेगा, तो ये वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मान क्या होता है, करंट और ये जो छोटा सा लेंथ लिया हमने AB का लेंथ, उसके प्रोडक्ट के बराबर। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, करंट एलिमेंट किसके बराबर होगा, I इंटू DL के बराबर, और इसका जो डायरेक्शन होगा, ओके, इसका जो डायरेक्शन होगा वो फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में होगा, आइडियल तो होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ
फ्लो ऑफ करंट। ये समझ में आया? तो क्या बोल रहा हूं मैं कि करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट। और इसका डायरेक्शन किसके बराबर है? फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में। तो आपको पता है ये जो यहां से हम लोग देखेंगे ये, ओके। तो अब हम क्या बोलते हैं कि अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बायोट सावर्ट का लॉ। बायोट, और खूब क्वेश्चन आते हैं इससे। सावर्ट्स लॉ क्या होता है ये? तो बायोट और सावर्ट दो साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किए, ओके। और करंट जो इस तार में बह रहा है वो किसी पॉइंट पे, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है P, ओके, इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या बोल रहा हूं? ये किसी पॉइंट पे, सम पॉइंट इन स्पेस, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट कर रहा है, इसका मान बताया किसने? बायोट और सावर्ट ने। और उसके आधार पे उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, ओके। तो कोई भी पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए P का जो दूरी है वो R वेक्टर है, ओके। इसमें करंट कितना बह रहा है? I बह रहा है P पॉइंट पे, और ये लेंथ जो है dl के बराबर है, ठीक है। चलिए, तो अब मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर मैं टांजेंट खींचता हूं, पॉइंट पे टांजेंट, तो वो टांजेंट इस R वेक्टर से थीटा बनाता है। इतना हमने मान के चला। तो इसने क्या बोला? सबसे पहले इसका जो ऑब्जर्वेशन था, उसने बोला कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा dB, यानी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, ओके, वो पहला तो करंट क्या था? I क्या था? STD था, यानी टाइम के साथ करंट चेंज नहीं हो रहा था, STD करंट था, ओके। तो इसने बोला जो मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस करता है, कौन? ये करंट, वो प्रोपोर्शनल होता है आपके करंट के। वो जो प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। लेंथ हमने कितना ले? dl। और ये जो प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का मान जो dv है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस दूरी के स्क्वायर के, ओके। तो अब आपको पता है ये चार चीजों के साथ उसने रिलेशन बता दिया मैग्नेटिक फील्ड का मान का। तो हम लोग देखेंगे, ओके। तो इस सब को कंबाइन कर देंगे तो dB किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? I इंटू dl इंटू साइन थीटा बट्टे R स्क्वायर के, ओके। और आपको पता है जब ये साइन हटता है प्रोपोर्शनैलिटी का तो क्या लग जाता है? एक कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट जो लगता है वो यहाँ पे कितना होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई के इक्वल। अभी हम लोग बायोट सावर्ट लॉ पढ़ रहे हैं। कितना हो जाएगा? dB बराबर म्यू नॉट I dl साइन थीटा बट्टे R स्क्वायर के बराबर। समझ रहे? तो क्या हो गया? तो हम इसको अभी, ये तो बेसिक इक्वेशन हो गया, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का ऑब्वियसली डायरेक्शन भी बताना रहेगा। तो हम लोग बायोट सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म लिख के देखते हैं क्या होता है। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ क्या है ये? सबसे पहले हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा बाय R स्क्वायर इंटू एन कैप। अब ये जो एन कैप है वो क्या है? वो एन कैप हमारा डायरेक्शन बताता है, ओके। और ये जो डायरेक्शन है एन कैप है, पहले तो ये यूनिट वेक्टर जो केवल डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा। वो किसके परपेंडिकुलर है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ
आई डी एल, आई इंटू डी एल एंड आर वेक्टर, यानी जो हमारा ये आर वेक्टर था और ये जो डी एल वेक्टर है, ओके, आई डी एल वेक्टर जो है, उन दोनों की ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा एन वेक्टर। यानी मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर के लॉन्ग आएगा, जेड के लॉन्ग आएगा, ओके। तो और इसको हम कैसा लिख सकते हैं, अब ये अगर आई डी एल और इसके परपेंडिकुलर है, किसके, आर वेक्टर के, तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं क्या, डीवी को लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट बाय 4 गुने आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यू, सिंपल। तो आपको पता है आई डी एल और आर का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा आई डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा, और नीचे एक आर और लगाना पड़ेगा हमको ताकि आर आर कैंसिल हो जाए। तो सिंपल बात है कि ये आई डी एल और आर के परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आएगा ये ऑलवेज परपेंडिकुलर आएगा, किसके, प्लेन ऑफ वेक्टर आई डी एल एंड आर वेक्टर के। यानी ये हमारा जो प्लेन ऑफ वायर है, वायर जिस प्लेन में है उसके मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही परपेंडिकुलर आएगा। इससे दो बात और लिखेंगे हम लोग, इस पे दो बात हम लोग और लिखेंगे। पहला कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होगा बताइए, कैरिंग कंडक्टर विल ऑलवेज बी, एक्सिस पे मान लीजिए तार है तो इसका एक्सिस एक तो इधर आएगा एक इधर आएगा, जब इधर आएगा तो 0 डिग्री होगा, यहाँ जाएगा तो 180 डिग्री। साइन थीटा का मान 0 रखिए या 180 रखिए, मान कितना आता है 0। इसका मतलब है कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सिस पे निकालेंगे तो ऑलवेज कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा, क्योंकि थीटा का मान होता है 0 डिग्री और 180 डिग्री, ओके। फिर से मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर लूप और कॉइल इज ऑलवेज मिनिमम। क्या बोल रहा है कि अगर सर्कुलर लूप है या कॉइल बोलिए, उसका पेरीमीटर पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो मिनिमम आएगा, ओके। कितना आएगा, मिनिमम। अब आगे देखेंगे हम लोग। तो अब हम लोग जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखे थे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसने खोज किया था, माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने। ओके, तो जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करना चाहेंगे कि कैसा होगा, तो उसके लिए ना माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट निकाला। वो कॉन्सेप्ट क्या था, फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट, ओके। अब ये सच में होता है क्या, नहीं, ये इमेजिनरी लाइंस है, ओके। लेकिन ये किसको दिखाएगा, ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। ये क्या होता है, इसको लिखिए, फील्ड लाइंस आर imaginary, okay, which represents
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके। चलिए, तो इस फील्ड लाइंस के बारे में कुछ कुछ हम लोग इसका प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहले लिखिए 1 नंबर पे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। ध्यान दीजिए, आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता था। वो क्लोज्ड होता था, नहीं होता था? सोच के बताइए। अब क्या बोलता है, टांजेंट। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे टांजेंट दिखाएंगे तो किसको दिखाएगा? तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा। तो टांजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन फील्ड लाइन। अगर हम फील्ड लाइन के ऊपर टांजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे टांजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमको उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा। ओके। अब तीसरा जो बात है, ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो लिखिए फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स टू ईच अदर। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे हम लोग क्या देखेंगे, 2 दिशा में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। चौथा जो बात है हमारा कि फील्ड लाइन अगर पास पास में है यानी क्राउडेड है तो इससे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर फील्ड लाइन दूर दूर में है तो कमजोर होगा फील्ड। तो लिखिए एट एनी प्लेस crowded lines represents a stronger field while जबकि distant lines represents वीकर फील्ड। अगर दूर दूर में है तो फील्ड वीक माना जाएगा। ओके। अच्छा, आगे लिखें इफ फील्ड लाइंस आर इक्विडिस्टेंट यानी फील्ड लाइन इक्वल डिस्टेंस पे है एंड स्ट्रेट है यानी सीधा सीधा है। तो इसका क्या मतलब होगा, द फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो अगर कोई आपको बोले कि यूनिफॉर्म फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, तो कैसा करेंगे, समान दूरी पे रखेंगे और स्ट्रेट खींचेंगे। ओके। तो हमारा फील्ड 2 तरह का हो सकता है, एक हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म और दूसरा हो सकता है क्या, यूनिफॉर्म फील्ड। तो इसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए, मान लीजिए एक हमने यहां पे खींचा, ओके, और बाकी को यहां पे ऐसा खींचा। ओके। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, दूरी समान नहीं है लेकिन दिशा समान है। इसका क्या मतलब है, दूरी को तो हमको मैग्नीट्यूड दिखाता है, तो इसका दूरी लाइंस के बीच में सेम नहीं है। यहाँ पे दूरी ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, नॉट कांस्टेंट। डायरेक्शन क्या है इसका, एक ही दिशा में स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट। ओके।
अब देखिए, अब ऐसा खींचा हुआ है, ओके। इसमें देखिए, इसमें दूरी सेम है, ये दूरी और ये दूरी सेम है, लेकिन दिशा क्या है? दूरी सेम है तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा, कांस्टेंट होगा। मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। इसको किससे देखते हैं? लिख लीजिए कहीं पे, दूरी देखो दो लाइन के बीच का, और लाइंस का दिशा देखो कि किधर की तरफ है, तो सारे का एक ही तरफ जा रहा है, तो सबका दिशा अलग अलग है, तो डायरेक्शन क्या है? नोट कांस्टेंट। अब कैसे समझेंगे दिशा अलग है? हम देखेंगे इस पे टांजेंट ड्रॉ करके, ओके। इस पॉइंट पे जब टांजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसा आएगा, इधर की तरफ जा रहा है। इस पे करेंगे तो इधर जा रहा है, इस पे करेंगे तो इधर जा रहा है, तो सबका दिशा सेम है क्या? नहीं, तो डायरेक्शन क्या है? नोट कांस्टेंट। अगर दिशा या मान में से कुछ भी कांस्टेंट नहीं हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। मान लीजिए ये इधर जा रहा है, ये कुछ और दूरी पे उधर जा रहा है, ये कुछ और दूरी पे इधर जा रहा है, ये कुछ और दूरी बना के इधर जा रहा है। ये सीधा सीधा बनाना रहता है, टेढ़ा बहुत नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि ना तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट, नोट कांस्टेंट, बोथ नोट कांस्टेंट लिख लो। यूनिफॉर्म बनाना है तो हमको इक्वल दूरी का स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा, एक ही दिशा वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है एंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट, ओके। और लिखिए, छठा पॉइंट लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेनेट फ्रॉम, इमेनेट का मतलब निकलना, इमेनेट फ्रॉम और इंटर्स इन, यानी बाहर आना और अंदर जाना, इंटर्स इन द surface of a magnetic material at any एंगल। इसका क्या मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कोई अगर मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है उसके सरफेस से किसी भी एंगल से निकल सकता है और किसी भी एंगल पे उस पे इंटर हो सकता है। अगला जो पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट, सब पॉइंट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया है क्वेश्चन में, सब पॉइंट याद रखना है, समझना है पहला कि क्या बोल रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, यानी वो मैग्नेटिक हो या किसी और टाइप का मटेरियल हो, अगर उसके अंदर उसको हमने मैग्नेटाइज कर दिया है मटेरियल को, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पाया जाएगा, अंदर में भी पाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसको मैप करने के लिए हम लोग डस्ट का यूज करते हैं, आयरन के डस्ट का या कंपास नीडल का। दिखाऊंगा कैसे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी मैप्ड बाय यूजिंग आयरन का डस्ट और यूजिंग कंपास नीडल, कंपास का
नीडल का यूज करके ये किया जा सकता है। ओके, तो अब हम लोग आगे देखेंगे। उस टॉपिक का नाम है राइट हैंड थंब रूल। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि उन्होंने 10th में पढ़ा हुआ ये, तो अगर लग रहा है तो सही लग रहा होगा, गलत तो कभी लगता नहीं है लोगों को। क्या है इसका नाम? राइट हैंड थंब रूल, THUMB रूल। ये रूल क्या देता है? तो ये हमको देता है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अगर वायर के अंदर करंट कैरी हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हमको इससे पता चलता है। लिख लीजिए, दिस रूल गिव्स द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ओके, अब जो ये करंट कैरिंग वायर है ये सीधा करंट कैरी कर सकते हैं और सर्कुलर करंट भी कैरी कर सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट करंट। ओके, तो मान लीजिए एक तार है, इसमें करंट ऐसा बह रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारा दायां हाथ लेंगे, राइट हैंड लेंगे और इसका थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और फिर क्या करेंगे, अपना अंगूठा मोड़ेंगे, सॉरी अपना जो बाकी का 4 उंगली है वो मोड़ेंगे। ओके, तो जब आप इस डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखेंगे ऐसे करके, ओके, और जब ये 4 जो उंगली है इसको मोड़ेंगे, हाथ थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही गंदा बना है, जब मोड़ेंगे तो आपको ये जो लाइन मिलेगा ना वो ऐसा ऐसा लाइन मिलेगा। जब हाथ मोड़ रहे हैं तो ये लाइन ऐसा मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, करंट के डायरेक्शन में, इन करंट डायरेक्शन क्या रखना है, राइट हैंड के थंब को रखना है और बाकी जो फिंगर है कर्लिंग फिंगर, ये क्या दिखाएगा हमको, गिव्स फील्ड का जो लाइन है उसका पैटर्न। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग, सबको मिल गया ऐसा, हाथ 4 उंगली घुमाने से ऐसा, ठीक है। अब दूसरा, जब सर्कुलर करंट है, जब करंट हमारा सर्कुलर तार में बह रहा है, ये है आई, तो ये जो हो जाएगा वो, पहला तो फील्ड लाइन था इधर, अब सर्कुलर करंट के लिए क्या रखेंगे, तब यहां उल्टा हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, कर्लिंग फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखेंगे, यानी करंट जैसा रहेगा वैसा हम 4 उंगली को घुमाएंगे और अंगूठा जिधर पॉइंट करेगा वो फील्ड का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट में रखेंगे। जो हमारा थंब होगा वो अभी क्या देगा, थंब देगा हमको गिव्स फील्ड लाइन का पैटर्न। तो हमको बताइए, ओके, तो इसमें 2 केस बनता है, इसमें फिर से 2 केस बनता है, व्हेन वायर इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, यानी आपने ऐसा एक सर्कुलर वायर अपने कॉपी पे बनाया, ओके, और दायां हाथ का, मान लीजिए इसमें करंट ऐसा बह रहा है, ओके, ये जो करंट जा रहा है ये जा रहा है, तो आप जब इस पे अपना 4 उंगली करंट के दिशा में घुमाएंगे
तो अंगूठा आपको पेपर के ऊपर की ओर जाता दिखेगा। तो ये हो गया, इसको हम दिखाते हैं पेपर के ऊपर। और जब मान लीजिए हमारा करंट क्लॉकवाइज बह रहा है, ऐसा बह रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट था, जब क्लॉक घड़ी के दिशा में करंट जा रहा है, तो अगर आप दायां हाथ के 4 उंगली का, याद रखें दायां हाथ 4 उंगली को करंट के दिशा में ऐसा मोड़ेंगे तो आपका अंगूठा पेपर के अंदर घुसने लगेगा। और जब अंदर घुसने लगता है उसको हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड का लाइन मिला वो किधर के तरफ मिला, आपके मुंह के तरफ, पेपर के ऊपर की तरफ, यानी क्या है, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, यानी आपके तरफ दिखा रहा है। और इसी को दूसरा बोल सकते हैं परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, यानी पेपर से बाहर की तरफ। और इसमें जब आप उंगली मोड़े तो आपका अंगूठा पेपर के अंदर घुस रहा था, इसका मतलब आपसे दूर जा रहा था, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो देख रहा है उससे अवे, यानी तो हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर इनवर्ड, यानी अंदर के तरफ। ओके, अब ऐसा किए कि ये पेपर पे रखने के बजाय, ठीक है, पेपर पे रखने के बजाय हम लोग क्या किए, इसको पेपर के परपेंडिकुलर रख दिए, यानी दीवाल पे रख दिए, इधर सामने के दीवाल पे रख दिए सर्कुलर करंट को। अभी ये जमीन पे रखा हुआ था, इसको लिख लीजिए अगर किसी को समझना है तो यहाँ पे, कि ये जमीन वाले फ्लोर पे रखा हुआ है, जमीन पे, ठीक है। और अगला जो हम लोग रखने वाले हैं सर्कुलर करंट का दूसरा केस, वो तब जब हमारा वायर जो है परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, जो कागज का है उसका परपेंडिकुलर, यानी मान लीजिए बगल के दीवार पे, ऊपर वाला दीवार नहीं, बगल के राइट और लेफ्ट वाले दीवार पे। तो ऐसा करके मान लीजिए करंट रखा है, तो इसमें भी सेम हो जाएगा। मान लीजिए कोई बड़ा बात नहीं है, ऐसे करके करंट बह रहा है सर्कुलर। ओके, अब ये दीवार पे बह रहा है तो ठीक है, वो वैसी अंगूठा मोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दीवार के बाहर की तरफ आएगा। मान लीजिए ऐसा करके दिया हुआ है, ये एक कॉइल है। ओके, इधर से आप लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है, और इसमें ऐसा करंट बह रहा है। तो आपको क्या दिखेगा इसमें, जब आप इसको अंदर से, ये बाहर की तरफ है, ये है बाहर और वो है अंदर, यानी कैसा है ये, ऐसा करके। ओके, तो ये अंदर से बाहर की तरफ जब करंट आ रहा है और आप अंगूठा ऐसा मोड़ेंगे तो जो हमारा फील्ड का लाइन आएगा इधर की तरफ आएगा। ये करंट था। और ऐसे में ही एक आंख यहाँ पे डाल देते हैं और ये ऐसा करके था ये। ओके, ऐसा करके एक जो कॉइल था उसमें क्या था, ऐसा करंट जा रहा था कॉइल, यानी अंदर ऐसा करके जा रही है। तो जब आप वैसा अंदर की तरफ मोड़ेंगे हाथ को तो इधर की तरफ आपका फील्ड आ जाएगा। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले बात कि थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम मैंने क्या क्रिएट कर दिया है, ये करंट का डायरेक्शन नहीं था। ओके, हमको करंट ये तार में लेने का था और मैंने करंट कॉइल में, ओके, ले भी सकते हैं, कोई बात नहीं। तो जब वायर परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ पेपर के, ओके, जब वायर परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ पेपर के और जब वायर इन द प्लेन ऑफ पेपर है तो क्या क्या होगा। तो जो हमने पीछे पढ़ा था वो केस था जब वायर हमारा पेपर पे ही था, प्लेन ऑफ पेपर पे था। अभी जो हम दूसरा केस पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे वो उसको कैसे,
ओके। हम लोग अभी राइट हैंड थंब रूल पढ़ रहे हैं। ओके, हम लोग अभी राइट हैंड राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, हमने देखा कि एक तो स्ट्रेट करंट के लिए देखते हैं और एक सर्कुलर करंट के लिए देखते हैं। तो स्ट्रेट करंट में क्या होता है कि हम लोग थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखते हैं और जो हमारा कर्लिंग फिंगर होता है वो क्या देता है, फील्ड लाइन का पैटर्न देता है। ओके, तो हमने क्या देखा, केस 1 देखते हैं कि वायर जो है हमारा वो है इन द प्लेन ऑफ पेपर। इसका क्या मतलब है कि जो पेपर पे ही वायर रखा हुआ है। ओके, तो मान लीजिए ऐसा करके वायर है एक सर्कुलर, ये सर्कुलर वायर है, इसमें ऐसा करंट हमने दौड़ाया। तो जब हम इसको कर्ल करेंगे, अपने उंगली को कर्ल करेंगे, तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे मुंह के तरफ आता है। इसका क्या मतलब आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर आता है, यानी हमारे मुंह की तरफ, या हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, यानी बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। दूसरे केस में हम क्या देखते हैं, अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज है या करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आप हाथ घुमाइए 4 उंगली दाएं हाथ का, तो अंदर की तरफ आएगा अंगूठा। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी हमसे दूर जा रहा है। और दूसरा क्या हो जाएगा, नहीं तो परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, यानी अंदर की तरफ, यानी पेपर के अंदर की तरफ। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, जब वायर जो है इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और मान लीजिए ये इस बार जो है वायर वो स्ट्रेट है, तो जो करंट का डायरेक्शन हो सकता है या तो वो अंदर की तरफ हो सकता है, या करंट का डायरेक्शन पेपर के परपेंडिकुलर, लेकिन ये अंदर की तरफ है और ये डॉटेड वाला बाहर की तरफ और क्रॉस वाला अंदर की तरफ। तो इसका क्या मतलब है, हमने आपको बताया था जब भी स्ट्रेट वायर रहेगा तो हम क्या करते हैं, थंब को लिखते हैं करंट के डायरेक्शन में। तो जो पहला वाला ये वाला केस है, उसमें आपका थंब पेपर से ऊपर की तरफ रखिए और हाथ को 4 उंगली को घुमाइए, तो आपका 4 उंगली ऐसा घूमेगा। ओके, तो ये जो आया आपका, ये क्या गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और जब आप अंगूठा दायां हाथ का अंदर की तरफ ले जाएंगे और बाकी 4 उंगली को घुमाएंगे, तो इस वाले केस में ऐसा घूमेगा, ऐसा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन आया। ये कब, जब स्ट्रेट वायर था। अब दूसरा केस में हम क्या करते हैं, हम लोग सर्कुलर वायर लेते हैं। ओके, मान लीजिए ये हमारा सर्कुलर वायर है, इसमें करंट जा रहा आई। तो जब आप 4 सर्कुलर के लिए हम 4 उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमाते हैं, जब आप 4 उंगली को ऐसा घुमाएंगे तो आपका इधर के तरफ आएगा, पॉइंट करेगा। ओके, यहां से आप देख रहे हैं बाहर से, तो इसको जब घुमाएंगे तो इधर की तरफ पॉइंट करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। और मान लीजिए ये सर्कुलर कॉइल है और अंदर की तरफ करंट जा रहा है, तो जब आप 4 उंगली को अंदर की तरफ घुमाएंगे तो आपका करंट का डायरेक्शन आएगा, वो क्या आएगा, मान लीजिए ये करंट था आए, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ। ओके, चलिए, तो इस केस में क्या हो गया, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो उससे अवे आ रहा है,
अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और ये जो दोनों कॉइल रखा हुआ है ना, ये आप ऐसा मान सकते हैं कि ये आपके साइड वाले दीवार पे रखा हुआ है, साइड वाले दीवार पे। तो हमने कुछ बात देखा, कुछ पहला कि व्हेन करंट इज स्ट्रेट, यानी जो हमारा तार है वो सीधा तार है, कॉइल नहीं है, तो फील्ड कैसा निकल के आ रहा था, सर्कुलर, है ना। और जब करंट सर्कुलर है तो फील्ड कैसा आता है, स्ट्रेट आता है। और ये जो सर्किल है उसके एक्सिस पे आता है, अलोंग एक्सिस आता है। ओके। और हमने 2 पॉइंट जो देखा, तीसरा पॉइंट कि व्हेन वायर इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, तो फील्ड कैसा आएगा, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, जब वायर पेपर पे रखा हुआ है, सिंपल आपके कॉपी पे रखा हुआ है, तुम्हारा फील्ड उस कॉपी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ आएगा। और अगर वायर को हमने साइड के दीवार पे रख दिया, यानी आपके प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर रख दिया, साइड के दीवार पे, जमीन वाले पे नहीं, साइड के दीवार पे, लेफ्ट या राइट साइड वाले पे। तो चौथा क्या बोल रहा हूं कि व्हेन वायर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, इसका क्या मतलब कि आपका पेपर तो बेंच पे रखा हुआ है, यानी ग्राउंड पे रखा हुआ, जमीन पे, तो ये जो लेफ्ट और राइट साइड का जो दीवार है उस पे वायर रखा हुआ है। ओके, तो इसका जो परपेंडिकुलर आएगा वो किधर की तरफ आएगा, व्हेन वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो जो हमारा फील्ड आएगा निकल के प्लेन ऑफ पेपर, जो फील्ड आएगा वो इन द प्लेन ऑफ पेपर, यानी हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, सिंपल बात। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट का लॉ। को याद होगा बायोट सावर्ट का लॉ क्या था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर के बराबर था। ओके, तो अब हम लोग इसका यूज करेंगे अलग अलग तरह के कंडक्टर शेप के लिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, समझ रहे हैं, और जिसमें सबसे जरूरी है वायर के लिए। तो पहला लिखिए कि मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग ए थीन स्ट्रेट करंट कैरीइंग कंडक्टर। ओके, इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारा एक तार है, यह है A, यह है B, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ए बी क्या है, हमने बोला थीन है, स्ट्रेट है और करंट को कैरी कर रहा है। तो मान लीजिए कि इसके अंदर जो हमारा एक आई नाम नहीं मान का जो करंट है वो बी से ए के तरफ फ्लो कर रहा है। हमको बोला चलो इस जो तार जो फ्लो कर रहा है उसके कारण कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा होगा इस पी पॉइंट पे, उसका हमको मान बता दो। ठीक है, उसका हमको क्या कर दो, मान बता दो। तो हमने कहा ठीक है बता तो देंगे, लेकिन तुम हमको बताओ कि इसका जो तार से परपेंडिकुलर दूरी है
यानी जब हम P पॉइंट से स्टार पे परपेंडिकुलर खींचेंगे वो दूरी का मान कितना है, तो हमने बोला कि ये मान पॉइंट अगर O है तो O से P का जो दूरी है वो A के बराबर है। हमने बोला चलो ये भी ठीक है। तो हमने बोला तुम एक चीज और बताओ, को बताओ कि इसका ये जो A पॉइंट, अब मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं है। हमने बोला देखो कि ये जो लाइन है उससे हमारा B वाला पॉइंट है, B वाला जो पॉइंट है वो कितना एंगल बना रहा है, φ2 एंगल बना रहा है। और हमने बोला जब हमने A को P से ज्वाइन कराया तो ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, φ1 बन रहा है। कितना बोल रहा हूं मैं, φ1 बन रहा है। आपने बोला चलो ये भी ठीक है, ओके। तो एक चीज और किया हमने क्या बोला, चलो अब तुम एक काम करो, ये जो मिडिल O पॉइंट है उससे L लेंथ पे जाओ, यहाँ पे कहीं पे L लेंथ पे जाओ और वहां से एक करंट एलिमेंट ले लो, यहाँ तक का दूरी है L और उसके ऊपर कितना दूरी है DL। ये जो दूरी है वो है DL। हमने बोला चलो ये DL जो है वो IDL जो है तुम्हारा करंट एलिमेंट है, तो तुम ये ले लो। तो तुमने कहा ठीक है वो पॉइंट तो तुमने ले लिया, लेकिन इसको P से जोड़ के बताओ कि कितना एंगल बना रहा है। मैंने कहा ठीक है तुमको चाहिए तो तुम जोड़ लो P से, और इसका मान जो तुम ले लिए हो यहाँ पे ले लिए हो अल्फा, ओके, यहाँ पे क्या ले लिए हो, अल्फा। तो बोले चलो इतना तो बहुत है, तो तुम एक काम करो, क्या काम करो कि तुम हमको बताओ जब तुम ये जो छोटा सा एंगल इस लाइन का इससे एंगल ये, उसको हमने बोला थीटा, नहीं ये जो दिख रहा है ना ये लाइन और ये लाइन, ये जो है कितना है, थीटा एंगल है। तो हमने बोला कि तुम एक बात बताओ, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें टेन थीटा का मान कितना है। चलो टेन थीटा तो लंब बाय आधार, तो ये तो लगभग DL काफी छोटा लेंथ है, तो L बाय A के बराबर हो जाएगा। यानी तुम बोल दिए कि L का मान आ जाएगा A इंटू टेन थीटा के बराबर। तो हम बोले इसी का तो डिफरेंशिएशन DL होता है, कितना होगा वो। तुमने बोले A तो कांस्टेंट है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, एक गुने हो जाता है उसका D थीटा से। तुम बोले बस हो गया काम। और तुम हमको बोले कि एक त्रिभुज में ये एंगल तो 90 है, लेकिन अल्फा और थीटा मिला के 90 डिग्री हो रहा है हमारा। बोले वो भी ठीक है। तो तुम इसका मतलब क्या बोले, इसका मतलब तुम हमको बोले अगर ये जो मान R लोगे तुम, और जब तुम सेक थीटा का वैल्यू लिखोगे, सेक कॉस का उल्टा होता है तो हो जाएगा कर्ण बाय आधार। तो इस त्रिभुज में कर्ण का मान R है और आधार का मान A है। तो जो हमारा R का मान आ जाएगा वो आ जाएगा A इंटू सेक थीटा के बराबर, ठीक है, A इंटू सेक थीटा के बराबर। अब तुमने कहा ये सब तो ठीक है, वो भी जितना करना था कर लिए। अब हमको ये बता दो कि बायोट सावर्ट लॉ बोलता क्या है। तो बायोट सावर्ट लॉ ये बोलता है कि किसी भी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का मान होगा वो होगा μ0/4 IDL साइन थीटा, साइन थीटा। अब बताओ यहाँ पे थीटा कौन सा वाला होगा, जो वो करंट एलिमेंट उस पॉइंट के साथ बनाता है। क्या बोल रहा हूं, वो करंट एलिमेंट उस पॉइंट के साथ बनाता। अगर किसी को याद हो तो हमने ऐसा देखा था, यहाँ पे P पॉइंट था, इससे इस पॉइंट को हमने देखा था, ये हमारा करंट एलिमेंट था DL, और ये वाले के साथ जो हमारा DL वेक्टर था उसके साथ जो ये एंगल बनता था उसको बोलते थे थीटा, वायर पे पॉइंट वाला।
तो यहाँ पे वायर पे कौन सा पॉइंट है, ये, इसके साथ ये कौन सा एंगल बनाता है, अल्फा। समझे क्या, आइडियल साइन अल्फा हो जाएगा। किसी को कंफ्यूजन है क्या, अगर है तो क्यों है। बट्टे कितना हो जाता था, ये पी पॉइंट का जो हमारे इस एलिमेंट से दूरी है, अभी ये एलिमेंट से हमारा दूरी कितना आर है, तो उसका स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि राइट हैंड थंब रूल का अगर हम यूज करेंगे और हमारा अंगूठा चूंकि स्ट्रेट वायर है तो ऊपर की तरफ ए बी के लॉन्ग रखेंगे और उंगली को घुमाएंगे, तो इस साइड के पॉइंट में हमारा उंगली अंदर घुसेगा और इस साइड के पॉइंट में हमारा उंगली बाहर आएगा। यानी हमको इधर के पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो क्रॉस दिखाएंगे डायरेक्शन। समझे, 4 उंगली घुस रहा है ना अंदर, इधर की तरफ से मुड़ के बाहर आ रहा है ऐसे, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन। जिसको नहीं विजुअलाइज हो रहा है उसको क्या ही बोलूं। तो हमको ये छोटा एलिमेंट बी आया, तो बी जो होगा वो क्या होगा, इसी का इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन होगा, हमको पूरा वायर ए बी के लिए निकालना है, केवल ये स्मॉल डी एल के लिए थोड़ी निकालना है। तो हम लोग इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे μ0/4 पाई आई डी एल साइन अल्फा बाय आर स्क्वायर का। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया हमको मान, यहाँ से हमको मान आ गया इसी का μ0/4 पाई, आई का तो आई ही रह गया, डी एल को क्या लिख दिए, डी एल को लिख दे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय आर को क्या रख दिए, आर को रख दिए ए सेक थीटा, सेक से सेक गया, ए से ए गया, क्या बच गया ऊपर में, ऊपर में क्या बच गया, आर का स्क्वायर रखना था भाई। ऊपर में क्या था, ए सेक स्क्वायर थीटा, नीचे में आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, आर का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, आई डी एल का मान हो गया आई इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा μ0/4 पाई आई डी एल इंटू साइन अल्फा। अब साइन अल्फा को हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा बराबर है 90 माइनस थीटा, क्या यहाँ से आ रहा है, अल्फा बराबर आ रहा है 90 माइनस थीटा, तो हम साइन अल्फा को बोलेंगे साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा से सेक भी कट गया, नीचे में क्या बचा, नीचे में जो हमारा बचा था वो क्या था, ए था, एक ए तो बच गया है नीचे में, और ऊपर में साइन अल्फा यानी कॉस थीटा एक रह गया। तो यहाँ से जो हमारा मान निकल के वो कितना आया, μ0 आई बाय 4 पाई, ए तो बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर में बच गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका लिमिट क्या होगा, तो आपको पता है थीटा का जो मान है, ये जो मान है वो जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तो φ2 आएगा माइनस डायरेक्शन में, और जब इस पॉइंट पे आएंगे तो φ1 आएगा प्लस डायरेक्शन में। हमको थीटा का मान माइनस φ2 से लेके प्लस φ1 में इंटीग्रेट करना है इसको, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा μ0 आई बाय 4 पाई ए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा उसमें पहले रखेंगे माइनस φ2 फिर रखेंगे φ1, क्या आ जाएगा μ0 आई बाय 4 पाई ए साइन फाई माइनस ऑफ माइनस साइन फाई, साइन ऑफ माइनस फाई, तो ये आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव बन जाएगा, साइन φ1 प्लस साइन φ2, और ये किधर की तरफ आएगा, तो आपको डायरेक्शन हमने पहले बता दिया, इनवर्ड्स आएगा। तो ये हमने डेरिवेशन कर लिया है बायोट सावर्ट लॉ का फॉर वायर। ओके, तो चलिए, तो इसी का एक एप्लीकेशन क्या है, इनफाइनाइट वायर, तो क्या है लिखिए,
कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है एट पॉइंट P, ये हमारा क्वेश्चन है मान लीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने एक वायर लिया जिसका लेंथ कितना है, इधर के तरफ प्लस इन्फिनिटी और इधर के तरफ माइनस इन्फिनिटी। इसमें बस एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, अगर ये एक P पॉइंट है तो इससे, तो इसको जो एक ये मान लीजिए 90 डिग्री है, ओके। तो हमको फार्मूला क्या मिल गया है, हमको फार्मूला, और ये दूरी पॉइंट का है D, यहां से तार में जो करंट बह रहा आए, इस जो तार बहुत लंबा है, इनफाइनाइट है, उसका दूरी D है P पॉइंट से। तो हम क्या देखेंगे कि इस पॉइंट से ये जब इसको मिलाने का कोशिश करेंगे इनफाइनाइट को, ये तो कभी मिलेगा ही नहीं P पॉइंट से, इसीलिए इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। इसीलिए ये जो φ1 और φ2 था ना, वो यहाँ पे 90 हो जाता। बस इतना कॉन्सेप्ट है, ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, इसीलिए जो φ1 और φ2 था वो 90 डिग्री हो जाता है। बाकी हमने जो मैग्नेटिक फील्ड का मान निकाला था वो क्या था, μ0I/4πa sin φ1 प्लस sin φ2। अब हमने क्या बोला, φ1 और φ2 दोनों कितना है, लिख लीजिए। φ1 बराबर 90 और इनफाइनाइट वायर के केस में φ2 बराबर 90, तो sin 90 1 होता है, तो 2 बन जाएगा ये दोनों जुड़ के, तो हो जाएगा μ0I/4πa इंटू 2, यानी μ0I/2πa, और a का मान जो दूरी का जो मान है वो d दिया हुआ है, यहाँ पे d लिख लीजिए, ओके। तो जो हमारा इसका आंसर आ जाएगा वो ये। अब क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर का निकालो, ओके। क्या बोल रहे हैं, एक तरफ क्या है, सेमी इनफाइनाइट है, अगला जो हमारा पॉइंट है। तो सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब है कि एक तरफ तो ये वायर इन्फिनिटी पे जाएगा ऐसे करके, दूसरी तरफ ना फिक्स कुछ तो एंगल रहेगा। मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा P, तो एक तरफ का तो ये जो हम लेंगे वो 90 डिग्री लेंगे, φ1 का मान वो इनफाइनाइट पे जा रहा है, लेकिन दूसरे तरफ जो ये मिलेगा वो फाइनाइट है। तो इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो ये एंगल मान लीजिए कुछ थीटा दिया हुआ है, और दूरी तो d दिया हुआ है पॉइंट का। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सेम फार्मूला है, μ0I/4πd इंटू साइन कितना थीटा प्लस साइन 90, यानी 1 हो जाएगा ये, ओके। एक तरफ 1 हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सेमी इनफाइनाइट, एक और केस बताता हूँ, ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, बस हमको एंगल पता होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा है कि ये दिया हुआ है, ये एक वायर, ओके, और ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक तरफ जो φ2 का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और दूसरा जब ये इन्फिनिटी पे जा रहा है तो उधर की तरफ कितना होगा, 90 डिग्री। तो यानी इधर कितना आ गया, φ1 आ गया 90 और φ2 कितना आ गया, 0 डिग्री, क्योंकि ये पॉइंट यहीं पे वाइड एंड होता है, वहां पे ये पॉइंट है, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं जो इसके साथ एंगल बनाएगा। इसका जो मान आ जाएगा बताइए कितना आएगा, μ0I/4πd इंटू साइन 0 प्लस साइन 90, एक तरफ 90 एक तरफ 0 है। तो ऐसे कर करके आपको बहुत सारे वायर का निकालना रहेगा। मैं भी मैं 1-2 लिख देता हूँ, जिसका आप लोग हमको बता सकते हैं, ओके। चलिए, तो एक ऐसा वायर है, ये वायर दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट है P, और यहाँ पे एक एंगल बना रहा है थीटा। क्या होगा इसका मान,
पॉज करके रोकिए, यहाँ पे करंट आई है, ये डी दूरी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए आंसर क्या होगा। रोक के पॉज करके यहाँ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4πd। एक तरफ एंगल कितना बना रहा है, 0 बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे वायर एंड करता है वहीं पे पी पॉइंट है, साइन 0 आ जाएगा। ऊपर की तरफ कितना बना रहा है, साइन थीटा। ओके, चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन, एक तार है, ओके, और उससे थोड़ा ऊपर इस पॉइंट पे एक पॉइंट P है जो इस वाले पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, और इस वाले पॉइंट से एंगल दिया हुआ है। तो ये एंगल आपको दिया है α1, करंट जा रहा है, और यहाँ पे जो बना रहा है वो है α2। तो इसका हमको बताइए मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा, सोच के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको बताइए α2, तो ये कितना 90 माइनस α2, और ये α1, तो ये कितना पूरा, ये लाइन से देखना हमारा P को जोड़ने वाले लाइन से, तो 90 माइनस α1। सिंपली फार्मूला हम रख देंगे, तो B का मान आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4πd साइन कितना 90 घटे α1 प्लस साइन 90 घटे α2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4πd साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस α1 प्लस कॉस α2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे